बट वंस वी नो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू एनी सोर्स। अब जैसे आप देखो जो सिंपलेस्ट सोर्स है वो तो पॉइंट मास ही होता है। द सिंपलेस्ट सोर्स इज पॉइंट मास, यही है ना सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सोर्स। किस चीज़ का सोर्स? ग्रेविटेशनल फील्ड का, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट सोर्स जो है वो एक पॉइंट मास है। तो अगर पॉइंट मास की वजह से हम किसी भी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, पॉइंट P मान लो पॉइंट मास से r डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो पहले आप मैग्नीट्यूड में देख लो। सबसे पहले देखो ये सोर्स मास है, P एक एम्प्टी पॉइंट है, ठीक है, और ये अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा वो मेथड हमने आपको बता दिया था। यहाँ पे एक टेस्ट मास रखो इधर, और टेस्ट मास के ऊपर जितनी ग्रेविटी की फोर्स लगती है वो फोर्स लिख लो, और फिर उसको टेस्ट मास की वैल्यू से डिवाइड कर दो। जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आती है दैट इज़ कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द पॉइंट P। इन ऑर्डर टू स्ट्रेस के कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इसलिए मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड को EG से लिखा है, क्योंकि E वेक्टर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिल्कुल वैसा ही सेम एनालिसिस है। तो हर बुक में ऐसे नहीं करते, किसी में इसको G से भी कर सकते हैं, किसी में स्मॉल g से कर सकते हैं। तो जो भी अपना यूज़ करता है वो उसको उसकी मर्ज़ी है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ठीक है। तो इस मास m की वजह से P पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आएगी, वैसे देखो जैसे उसमें था kq/m², इसमें आ जाएगा gm/m², सेम ही है मैग्नीट्यूड में। पर इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ आएगी? टेस्ट मास के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी ना, इस तरफ। तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। और अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास अगर मैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मेजर करता हूँ तो वो कितनी आएगी? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, बेसिकली ये है क्या? दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट मास, ठीक है, इफ इट इज़ फ्री टू मूव। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट मास इफ इट इज़ फ्री टू मूव। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आपको? इतनी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आ जाएगी। क्योंकि हाँ, अगर टेस्ट मास फ्री टू मूव नहीं है तो भी ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होगी। नहीं, अगर टेस्ट मास फ्री टू मूव नहीं है तो भी सोर्स मास, अब मान लो आपने यहाँ पे टेस्ट मास को रख दिया पर आपने उसको पकड़ के भी रख लिया तो वो जा नहीं पा रहा, ठीक है, तो भी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड तो उतनी आएगी gm/r², ठीक है, बिकॉज gm इसकी डेफिनेशन ये है। ये वेक्टर फॉर्म में है, आप देख के खुद ही समझ जाओगे। नहीं, हमने इलेक्ट्रिक केस में किया था, सेम है। अब देखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड में क्या डिस्टेंस है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक केस में लिखा था, ये रिमेंबर आप करते हो? देखो ये वाली चीज़ हमने लिखी थी ना, मैंने आपको बताया था dv/dl = E cos थीटा। इलेक्ट्रिक केस में हमने ये लिखा था। सेम रिजल्ट हम ग्रेविटेशनल केस में भी यूज़ कर सकते हैं, नथिंग चेंजेस, बस वहाँ पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आ जाएगी। लेकिन हम एग्जैक्ट रिजल्ट देख लेते हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो यही है जो मैंने आपको उसमें भी बताया था, यही था ना, ये पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने डेल ऑपरेटर से एक्ट किया, ठीक है, और इसका माइनस भी लिया, नेगेटिव, इसको पढ़ना है नेगेटिव ग्रेड ऑफ v, ऐसे पढ़ते हैं वैसे इसको, नेगेटिव ग्रेड, GRAD ग्रेड। तो नेगेटिव ग्रेड ऑफ v = Eg, ठीक है, तो मतलब डेल ऑपरेटर ये होता है। और अब हमको इससे किसके ऊपर एक्ट करना है? इस डेल ऑपरेटर से जब आप v के ऊपर एक्ट करोगे, ठीक है, जो कि पोटेंशियल फंक्शन है, तो पोटेंशियल फंक्शन यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डेल ऑपरेटर से हम पोटेंशियल फंक्शन पे भी एक्ट कर सकते हैं और इससे हम स्केलर वेक्टर फंक्शन पे भी एक्ट कर सकते हैं। मतलब इसके ऊपर स्केलर, v इज़ अ स्केलर फंक्शन, ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं ऐसे किसी वेक्टर फंक्शन के साथ। चलो खैर वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर बोलते हैं। तो अब ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट आ जाएगा, नहीं माइनस साइन इसके अंदर से, इसके अंदर ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया तो ये आ जाएगा, ये कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ये तो इलेक्ट्रिक केस में हम कर चुके हैं, इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आप ये देखो, जो आपका पॉइंट चार्ज है हमने उस दिन भी डिराइव किया था। अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज नहीं पॉइंट मास है, उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितनी आएगी? ये आएगी -gm/r, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है पोटेंशियल की, ठीक है। और इसमें r मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किसके इक्वल है r, ये डिस्टेंस। अगर ये पॉइंट XYZ ले लें हम, ये वाला पॉइंट, तो r किसके इक्वल है? x² + y² + z² के इक्वल आएगा, ठीक है। अब आप
डेल ऑपरेटर से इस फंक्शन पे एक्ट करो, मतलब जैसे करली बाई करली एक्स ऑफ माइनस जी एम अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। माइनस साइन इसमें एक एक्स्ट्रा है, हम चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, फिर ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये जी एम कॉन्स्टेंट है, और करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, रेज टू द पावर -1/2। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा माइनस जी एम बाई 2, ठीक है, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि -1/2 में से 1 माइनस होगा तो ये 3/2 आ जाएगा नीचे, ऊपर आएगा 2x, क्योंकि y और z तो कांस्टेंट्स हैं डिफरेंशिएशन में, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस जी एम एक्स आ गया, नहीं माइनस जी एम एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये क्या चीज़ है, ये वाला डिस्टेंस है r, समझ रहे हो, इट इज़ जस्ट दिस डिस्टेंस r, और ये आई कैप के साथ आएगा, जे कैप के साथ क्या आएगा, जे कैप के साथ जी एम वाई आ जाएगा, नीचे आर ही आएगा, ठीक है, और जेड के कैप के साथ जी एम जेड आ जाएगा, और अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे ये वाली वेक्टर आ जाएगी आपके पास। अगर आप, ये तो ई एक्स आया ना, एक्स कंपोनेंट आया इससे, तो ये तो कुछ और है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट आ गया, ये आई कैप के साथ आ गया। ऐसे वाई कंपोनेंट भी आ जाएगा, जेड कंपोनेंट भी आ जाएगा, और जब आप सारे एक्स वाई जेड कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या चीज़ है, ठीक है, इसमें ये 3/2 है ना, तो ये आपके पास आएगा क्यूब, क्योंकि 1/2 का तो नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो 1 आर के इक्वल है, और इसमें क्यूब है तो ये आर क्यूब बन जाएगा। तो मतलब यही वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी जब आप ये तीनों इसमें डाल दोगे, तो माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब, और नीचे यहाँ पे एक्स आई क्यूब एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये फॉर्म बन जाएगी, और ये क्या है, ये आर वेक्टर है, और ये माइनस जी एम बाई आर क्यूब, तो ये कंप्लीट ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये आसान सी कैलकुलेशन है, लेकिन ये यूज़ हो सकती है आपको। अब इसमें क्या किया है, देखो अगर मैं पोटेंशियल को ऐसे लिखता हूँ, V इज इक्वल टू जी एम बाई आर, लॉजिकली स्पीकिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आर के डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, तो अगर मैं करली V बाई करली आर लेके और उसके साथ माइनस साइन लगा दूँ तो भी मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगी। देखना इसके अंदर करना, पहले इसका करली V बाई करली आर लोगे तो क्या आएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, करली V बाई करली आर करेंगे तो यही बन जाएगा, और इसके बाद माइनस साइन लगा दिया आपने, वो तो अट्रैक्शन दिखा रही है, तो माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर भी तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वही तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। तो अननोइंगली जब मैं ऐसे कर रहा हूँ करली V बाई करली आर, ठीक है, तो और माइनस साइन लगा रहा हूँ, देन आई एम यूजिंग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, और जो मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूँ ये सारा है ना, डेल ऑपरेटर से एक्ट करके वी फंक्शन के ऊपर, तो देन आई एम यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अदरवाइज ये जो आप लिखते हो ये ट्रिक बहुत जगह काम करती है, ठीक है, तो वो अभी हम बार बार देख लेंगे कि ट्रिक कहाँ कहाँ काम करती है। जैसे कि अगर मान लो हम बात करते हैं कि आपके पास ये वाला केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे अगर आपके पास एक ये तो डिस्क है, रिंग वाला केस होगा इसमें, ये रहा यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अब ये बड़ा कॉमन केस है। अब आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो अगर आप इसको स्ट्रेट अवे ग्रेविटेशनल फील्ड करोगे तो काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन आएगी, जैसे कि आपने 12th में किया ना, रिंग ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला, उसमें क्या आंसर आया था, क्यू एक्स अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, यही फॉर्मूला आया था कि नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज का। अब यहाँ पे ये मास का रिंग है, रिंग ऑफ मास, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ठीक है, तो इसके अंदर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो वैसे ही माइनस जी एम एक्स, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर इज दिस रेडियस, तो फॉर्मूला तो वैसे ही है, लेकिन इसकी डेरिवेशन वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे आएगी, आप यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल ले लो, डी एम मास। अब ये डी एम मास, क्योंकि ये तो पूरा पॉइंट मास नहीं है, ये एक्सटेंडेड मास है, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल निकालने से पहले आपको इस पूरे एलिमेंट को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर एक स्मॉल मास की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। वो कितनी आएगी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगी, स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल मास, वो आएगी माइनस जी डी एम अपॉन ये डिस्टेंस, क्योंकि इस पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ से इतना है,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा आपके पास dv। अब इसको इंटीग्रेट करना है पूरे को, उसके बाद आपके पास टोटल पोटेंशियल आएगी ये वाली। तो ये कैसे आएगी, माइनस जी अपॉन, अब आप देखो जब मैं एक पार्टिकल से, एक मास एलिमेंट से दूसरे मास एलिमेंट पे जाता हूँ तो ये वाला डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो चेंज ही नहीं हो रहा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट तो कांस्टेंट है। तो हम इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले जा सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा इंटीग्रल डी एम। इंटीग्रल डी एम क्या है, एम, और नीचे आ गया ये। तो आपके पास बिल्कुल इजीली डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अब आप इसके अंदर से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हो तो डी वी बाई डी एक्स करना है, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स इज़ द वेरिएबल, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, और इसके बाद माइनस साइन लगाएंगे। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो आप खुद से ले लेना, क्योंकि ना थोड़ा ईजी है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो कर लोगे, रेज़ टू द पावर 3/2 करने की तो जरूरत नहीं है मुझे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट तो कर लोगे इसको। कई बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। डी बाई डी एक्स ऑफ जी एम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव करना है। जी एम तो कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर लिख दिया, ये बाहर चला गया। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने के लिए हाफ बाहर आया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या है 1/2 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 3/2। ये 1/2 है ना, माइनस 1/2, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो कितना बन गया, माइनस 3/2 इंटू 2x। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये x ऊपर आ गया और ये रेज़ टू द पावर 3/2 आके नीचे आ गया। तो मतलब वो ग्रेविटेशनल फील्ड इससे निकल जाएगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में तो आपको यही याद रखना है कि आपके पास जो नॉन पोटेंशियल है। तो अब ये वाला केस पहले, आई थिंक ये वाला केस IIT के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, किसी ईयर में आया था। तो उसमें ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि आप एक पार्टिकल को इन्फिनिटी से स्मॉल m0 मास को यहाँ तक लेकर आते हो, इधर तक लेके आते हो, तो उसमें आपको बताना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना है या एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना है। ऐसी एक प्रॉब्लम आ चुकी है। तो उसमें अगर आपको इस एनुलर डिस्क की, एनुलर डिस्क समझ रहे हो ना, वो देखा आपने जो नट्स कई बार हम लगाते हैं तो उसके अंदर एक वॉरशेल लगता है, ऐसे ऐसे एक फ्लैट मेटल का एक पीस होता है जो पेच के बीच में लगा होता है, टू टाइटन दी थिंग्स, ठीक है, उसको वॉरशेल बोलते हैं। तो इसके अंदर बीच में ये हॉलो स्पेस होती है, ये तो खाली जगह है, और ये मेटल की शीट है, इसको हम एनुलर डिस्क बोलते हैं, वी कॉल इट एज एनुलर डिस्क। तो आप देखो, अगर आपको एनुलर डिस्क की वजह से पोटेंशियल निकालनी है, मान लो मैं आपको कहता हूँ कि बेटा ये एनुलर डिस्क है जिसका मास है m और रेडियस है, इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है। क्योंकि हमने देख लिया अगर पोटेंशियल हम निकाल लेंगे तो फिर पोटेंशियल का करली v बाई करली x और माइनस साइन लगा के ग्रेविटेशनल फील्ड तो निकल ही जाएगी। तो अब इसकी पोटेंशियल कैसे निकलेगी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी तो बहुत इजीली निकल जाएगी। ये फॉर्मूला ऊपर दिया -2gm अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और अंडर द रूट ऑफ r2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, ये तो आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये यूज़फुल हो सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि पहले IIT के पेपर में आ चुका है। तो इससे डिस्क वाला फॉर्मूला तो बड़े आराम से बन जाएगा। इसकी पोटेंशियल यहाँ पे इतनी आएगी, ठीक है। और अगर आप ये डिस्क है, डिस्क में r1 कितना हो गया, इस डिस्क में r1 0 हो गया, r1 बिकम 0, क्योंकि ये ऐसे कोलैप्स करते 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 यहाँ आ गया, खाली जगह है ही नहीं डिस्क में, ये यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है। तो अब देखना बेटे, अब डिस्क के अंदर अगर r1 0 हो गया तो यानी कि ये तो x ही हो गया, और ये r2 स्क्वायर की वजह से ये r2 को हमने इसमें r कर दिया, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क, तो ये r स्क्वायर रेडियस ऑफ द डिस्क आ गया। तो इसकी पोटेंशियल से इसकी पोटेंशियल तो अपने आप निकल गई। तो आप ये याद करोगे तो ये तो अपने आप ही आ जाएगा। इस फॉर्मूले को डिराइव करना तो बहुत आसान है, नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ से आप x डिस्टेंस पे गए और आपने एक सर्कल बनाया, फिर आप थोड़ी सी बाहर और गए x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पर एक और सर्कल बनाया, तो एक पतला सा रिंग आएगा, यू गेट अ रिंग, ठीक है। और जो रिंग आया आपका, अब उस रिंग का मास कितना आएगा पहले, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया ऑफ द एनुलर डिस्क इज दिस मच मल्टीप्लाइड बाई ये जो रिंग बना है इसका एरिया इतना है 2 पाई x dx, तो ये पाई कैंसिल हो गया, 2m अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है, और x dx। ये क्या है, ये तो सिर्फ मास है इस छोटे से रिंग का, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पे अगर हमको पोटेंशियल निकालनी है तो इस पूरी एनुलर डिस्क को रिंग्स में डिवाइड करो, पहले एक रिंग, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाद नेस्टेड रिंग्स बन जाएंगे, एक सबसे पहले सबसे छोटा अंदर रिंग, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर हर रिंग की पोटेंशियल यहाँ पे निकल जाएगी। तो ये तो dm है, एक रिंग का मास। अब एक रिंग की वजह से पोटेंशियल कितनी आती है,
क्या फॉर्मूला आएगा रिंग की वजह से पोटेंशियल का, माइनस जी जो भी मास है रिंग का dm अपॉन ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है x। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैंने इसको स्मॉल x ले लिया और इसको भी स्मॉल x ले लिया तो वो सही नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं इसको स्मॉल r ले लेते हैं, नहीं ये डिस्टेंस r, स्मॉल r dr, आएगा समझ में। तो अब ये आपके पास आ गया, dm की वैल्यू कितनी है, ये आपको ऐसे लिख लेंगे, dm की वैल्यू बाद में लगाओ, पहले ये डिस्टेंस कितना आएगा स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल पोटेंशियल आएगी और ये dm की ये वाली वैल्यू इसमें डालनी है और फिर इसको इंटीग्रेट करना है। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, जहाँ पे स्मॉल r 0 है, क्योंकि इसमें स्मॉल r आ जाएगा ना बाद में, जब आप dm की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो यहाँ स्मॉल r की लिमिट्स आ जाएंगी, स्मॉल r इज इक्वल टू 0, ओके स्मॉल r इसमें तो 0 से लेने की जरूरत नहीं है, इसमें स्मॉल r को कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है, r1 से r2 तक, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी इंटीग्रेट करके, समझ में आया। तो बिल्कुल ही ईजी है कि आपने एनुलर डिस्क को आपने छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया और हर एलिमेंट की अलग से पोटेंशियल निकाल दी। अब जो एलिमेंट बना वो क्या है, वो तो रिंग है और रिंग की पोटेंशियल का फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, अभी हमने देखा था कहाँ पे, ठीक है। तो रिंग की पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो रिंग से एनुलर डिस्क 2 मिनट में डिराइव हो जाता है, एनुलर डिस्क से डिस्क 2 मिनट में आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। तो बाकी हमको ना रिजल्ट्स देखो, प्रूफ तो सभी रिजल्ट्स के बनेंगे, ठीक है, कुछ में कैलकुलेशंस लेंदी हैं, इंटीग्रेशंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, प्रूफ तो सबके बनेंगे। अब जैसे ये वाला है थिक स्फेरिकल शेल, ये मैंने डाल दिया इसमें, वैसे यूज़ नहीं होगा, वेरी लेस इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। ऐसी अब अगर हम यूनिफॉर्म शेल करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रीवियस पेज पे दिए होंगे कुछ शेल्स, ये देखो ये, अब ये यूनिफॉर्म थिन शेल है, इसके अंदर तो आपको शेल थ्योरम से ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो पोटेंशियल कितनी आएगी, एज इफ होल ऑफ दिस मास, अगर ये यूनिफॉर्म है तो इस पूरे मास को हम यहाँ पे मान सकते हैं, ये जी एम कैपिटल एम ले लो, इसमें कैपिटल एम दिया है, तो ये डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, नेक्स्ट कितना आ जाएगा, जब स्मॉल आर इज इक्वल टू आर है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल ये पी पॉइंट यहाँ पे है सरफेस के ऊपर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये तो हम इलेक्ट्रिक केस में कर चुके हैं। क्या करना होता है, अगर आप बाहर वाले पॉइंट पे हो या सरफेस वाले पॉइंट पे हो, इस पूरे मास को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑल्सो एंड फील्ड ऑल्सो। तो अब अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है, ठीक है, तो अब जितनी पोटेंशियल यहाँ तक जितना वर्क डन यहाँ तक हो गया था, यहाँ से आगे तो और भी कोई वर्क नहीं डन होगा, ठीक है, क्योंकि आप जब इन पॉइंट मास को लेके आ रहे हो तो यहाँ तक तो वर्क डन आएगा, पर अगर पॉइंट पी अंदर है, सपोज ये यहाँ ना हो के यहाँ तक है, यहाँ तक एक्स्ट्रा कितना वर्क डन आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि अंदर ग्रेविटेशन फील्ड 0 होती है, वो मालूम है। तो आपके पास अंदर जो पोटेंशियल आएगी, जो सरफेस तक पोटेंशियल है, तो व्हेन r इज़ लेस देन r, अगर फील्ड पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे उतनी पोटेंशियल आएगी जितनी सरफेस के ऊपर है। इससे डायग्राम बन जाएगा, ग्राफ है ना, पोटेंशियल का ग्राफ बन जाएगा। इसमें नहीं बनाया हुआ, ये तो दूसरा ग्राफ है पॉइंट चार्ज का, यहाँ कहीं बनाया होगा अलग से, बना लेना आप पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनाया इसमें, ये v है। तो जब स्मॉल r लेस देन r है तो पोटेंशियल है माइनस जी एम बाई कैपिटल R, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता रहेगा। अब मैग्नीट्यूड के कम होने का मतलब ये कि पोटेंशियल एक्चुअली बढ़ रही है, बिकॉज नेगेटिव है ना पोटेंशियल। तो ये इस तरीके से माइनस जी एम बाई आर पोटेंशियल है सरफेस पर और अंदर इंटीरियर में पूरे में। और उसके बाद अगर हम दूर जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल तो कम हो रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल कितना है, जी एम बाई स्मॉल आर। व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, हम दूर जाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा कि नहीं, लेकिन ये तो नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव का मतलब मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है, वैसे पोटेंशियल बढ़ रही है, ठीक है, तो इट इज़ राइजिंग। और अगर अंदर वाले पॉइंट्स पे हम देखते हैं तो अगर आप डेरिवेटिव लोगे v का, या फिर आप डेल ऑपरेटर से v के ऊपर काम करोगे, तो जहाँ पे v कांस्टेंट है वहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आ जाएगी, तो स्मॉल r इज इक्वल टू r तक कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए इस पूरे मास को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, तो ये आ जाएगा जी एम बाई कैपिटल R स्क्वायर। और फिर एक्सटीरियर पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे भी आप पूरे मास को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो, तो जी एम बाई स्मॉल R स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, दिस इज फॉर स्मॉल r इज इक्वल टू r, ठीक है, एंड दिस इज फॉर Eg इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप मैग्नीट्यूड रखते हो तो ये माइनस साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, माइनस साइन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना है इसमें, तो पोटेंशियल में माइनस साइन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, अगर आप ये हॉलोस्फीयर वाला आर्टिकल समझ गए हो तो यूनिफॉर्म स्फीयर का उसी से डिराइव होता है। मतलब जो हमने यहाँ पे किया,
जो इस ये वाले पोटेंशियल के जो रिजल्ट्स हमने यूज़ किए इन्हीं से हम सॉलिड स्फीयर को भी स्टडी कर सकते हैं। अब मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है, तो ये तो शेल थ्योरम डायरेक्टली हम याद करके कर दें, कुछ इसमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, बाकी प्रूफ बन जाएगा, बहुत ईजी है प्रूफ। ठीक है, इस पूरे मास को आप सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लोगे और ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो पोटेंशियल आ जाएगी इतनी। ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आएगी इस पॉइंट पे, वो भी इतनी आएगी, Gm/r²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरे मास को यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। सरफेस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल इतनी आएगी और ग्रेविटेशनल फील्ड सेम वैसे Gm/R²। क्यों? अब अंदर वाले पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान से देखना है, तो उसके अंदर हम पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन कर सकते हैं बड़ा इजीली। सपोज आप कहते हो कि यहाँ पे कितनी पोटेंशियल आएगी, अगर मैं यहाँ पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, तो आप चाहे तो थिन एलिमेंट्स वाले से कर लो या डायरेक्टली। ठीक है, तो प्रूफ मैं इसमें कराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ रिजल्ट ही बता रहा हूँ आपको कि इंटीरियर पॉइंट पर जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक केस में किया था, तो यहाँ पे ना तो ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो है। ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू उसमें क्या आई थी, याद है आपको? उसमें हम कहते हैं ना कि ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया था, जब ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो और r रेडियल डिस्टेंस है और r इज़ लेस देन r, ये कैपिटल R है, यहाँ पे फील्ड प्रोपोर्शनल टू r होती है कि नहीं उसमें, वेयर r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द, इसमें भी वही है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू r, Gm इंटू r, ऐसे कुछ प्रोपोर्शनल टू r आ जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या रिजल्ट बनेगा। पहले आप पोटेंशियल वाला रिजल्ट देखो, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ये वाला रिजल्ट, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगी एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, वो इतनी आएगी -Gm/2r², और फिर है ना, इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो ये याद कर लो, 2r² पोटेंशियल है ना, और -r², तो ये r³ आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ r² है ना, तो नीचे r आना ज़रूरी है, तो ये r³, और ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है v एट डिस्टेंस r। ये याद रखो, क्योंकि अगर ये आपको यूज़ करना होगा तो आप डिराइव नहीं कर पाओगे वहाँ पे। ठीक है, और सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितनी आएगी, इसमें स्मॉल r को 0 करना है, स्मॉल r को 0 करोगे तो आंसर आएगा -3/2 Gm/R। ये पोटेंशियल आएगी, ये सेंटर के ऊपर पोटेंशियल होती है। ठीक है, तो सेंटर के ऊपर पोटेंशियल का मतलब है कि अगर हम एक पॉइंट मास को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, अगर आप एक पॉइंट मास को इन्फिनिटी से सेंटर तक लाना चाहते हो तो कितना वर्क डन होगा, यही पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसको हम बड़े आराम से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यूनिफॉर्म शेल वाला कर लिया, और यूनिफॉर्म शेल वाला भी बड़ा इजीली डिराइव हो जाता है, कई तरीके से कर सकते हैं उसको। जैसे अगर आप थिन यूनिफॉर्म शेल की पोटेंशियल यहाँ पे निकालना चाहते हो, इसको आप एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, रिंग्स में डिवाइड कर सकते हो, और भी कई तरीके से हो सकता है। और ये तो शेल से हो जाएगा, थिन शेल से, मतलब आप अगर यहाँ पोटेंशियल निकालना चाहते हो, इसको थिन शेल से बना हुआ मान लो। अब ये एक शेल है, ठीक है, इस शेल का मास कितना आएगा, dm कितना आएगा, पूरे का मास कितना है, m/4/3πr³। ठीक है, ये तो वॉल्यूम मास डेंसिटी है, और मल्टीप्लाइड बाई द वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की वॉल्यूम आएगी 4πx² इंटू dx। ये इस एलिमेंट की वॉल्यूम आएगी, अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस x + dx है, तो ये वॉल्यूम आएगी इसकी dv। तो ये dm है, और ये एक शेल है, और शेल से अगर मैं स्मॉल r डिस्टेंस पे जाऊंगा तो पोटेंशियल अभी हमने यूज़ किया था, ये वाला फॉर्मूला था, ऐसा ही फॉर्मूला था, मतलब सेम फॉर्मूला था। यहाँ पे इन्होंने सॉलिड स्फीयर के लिए लिखा हुआ है, लेकिन अगर शेल है यहाँ से डिस्टेंस के ऊपर, तो ये पोटेंशियल, और फिर इसको इंटीग्रेट करके स्मॉल r को 0 से कैपिटल R तक वेरी करके ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, सेम यही वाला रिजल्ट। ठीक है, तो पूरे उसमें बस मास टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेना, आपको ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, सेम या इतनी सारी इंटीग्रेशन करने के बाद तो आपको पता चल जाना चाहिए, नहीं पता चला? ये आपके पास यूनिफॉर्म स्फीयर है, यहाँ से अगर मैं x डिस्टेंस पे गया, एक स्फीयर बनाया, फिर मैं x + dx डिस्टेंस पे गया तो मैंने x और स्फीयर बनाया, तो अब इसका मास कितना आएगा, लेट्स से इसका मास है dm। क्यों, ये मास कितना है, टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही ना वॉल्यूम। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 4πx² dx। इसकी वॉल्यूम कैसे निकाली, 4πx² अंदर वाले स्फीयर का सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड, अब वो सरफेस एरिया को आप
ऐसे मान लो वो लेआउट है किसी रेक्टेंगल में या कुछ भी, ठीक है, और dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया इंटू हाइट, दिस गिव्स यू दी वॉल्यूम। अदरवाइज तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा 4/3 पाई x प्लस डी एक्स होल क्यूब, ये सब 11th में हम कर चुके हैं, तो इसको अब दोबारा करने की बात फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस ओनली, करके देख लेना आप, ठीक है, ये तो ईजी स्टेप है। अब ये बना 3m/r³ और 4 पाई कैंसिल हो गया, x² dx, तो ये तो स्मॉल मास है इसका। अब इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितनी आएगी P पॉइंट पर, वो तो आपको पता है फॉर्मूला, स्मॉल पोटेंशियल इज़ -g/r, दिस इज स्मॉल r, एंड ये आ जाएगा मास 3m/r³ x² dx। अब अगर मुझे इस पूरे पूरे यूनिफॉर्म स्फीयर की पोटेंशियल निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक, x को कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है, 0 से कैपिटल R तक, कर लोगे तो आप देखो क्या आता है, ठीक है, आपके पास आएगा -3gm/r इंटू r³, और ये कितना बन जाएगा r³/3, तो ये 3 कैंसिल हो गया, r³ भी कैंसिल हो गया, क्या आया -gm/r। ऐसी सरफेस पॉइंट का भी निकल जाएगा, ऐसे अंदर वाले पॉइंट का भी निकल जाएगा, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो बेसिकली जो डेरिवेशंस हैं वो सभी हो जाती हैं बहुत इजीली। तो आई थिंक एच सी वर्मा की बुक में डेरिवेशंस भी की हुई है, कोई बच्चा अगर करना चाहता है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन की सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है, तो अगर मैं इसमें मतलब और डिटेल में सारे पार्ट्स कराऊंगा तो फिर तो ये बहुत एजेस लग जाएंगे इसको सारे को डिस्कस करने में। रिजल्ट्स आप याद रखो, ठीक है। इसके अंदर यूनिफॉर्म स्फीयर में सेंटर के ऊपर कितनी पोटेंशियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है आपको, सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितनी है। और ये वाला केस नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यूज़ कितनी है, ठीक है। तो बाहर वाले पार्ट के लिए तो शेन थ्योरम लग गई, बाहर वाला मतलब अगर ये यूनिफॉर्म स्फीयर है, यहाँ कितनी पोटेंशियल आएगी और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी gm/r², सरफेस के ऊपर gm/R²। तो ये तो r > के लिए ये फॉर्मूला। लेकिन अगर इंटीरियर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हैज़ टू बी प्रोपोर्शनल टू r इफ़ दिस डिस्टेंस इज r, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर स्मॉल r है, और ये कांस्टेंट है gm/r³। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर है तो उसकी पोटेंशियल यूनिफॉर्म स्फीयर की पोटेंशियल फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पे कितनी फील्ड आएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा g टोटल मास अपॉन r³ इंटू स्मॉल r, वेयर दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, ये याद रखना है। और सरफेस के ऊपर इसी में स्मॉल r को कैपिटल R कर दूँ, और बाहर अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r है तो g कैपिटल M अपॉन, अगर ये चीज़ स्मॉल r है ना कि ये, तो ये बन जाएगा इतना, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ तो शेल थ्योरम ही लग रही है ना इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए, तो अंदर के लिए भी शेल थ्योरम ही लग रही है, लेकिन मतलब फॉर्मूला आपने देख लिया कैसा होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वेरिएशन आपको याद रखनी चाहिए विद रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। अब रेडियल डिस्टेंस के साथ वेरिएशन कितनी आएगी वो देखो आप, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी बेटे आपके नोट्स में है सारे फॉर्मूले, मैंने आपको सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप देख लेना वहाँ से, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसी को कोई चीज़ नहीं आएगी तो वो अलग से बता देंगे। थिन शेल आगे होगा, इससे भी नेक्स्ट पेज पर है, ये रहा ये ग्राफ, यहाँ तक वेरी कर रहा है और फिर ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यहाँ तक लीनियरली वेरी कर रहा है प्रोपोर्शनल टू r, स्मॉल r। फॉर्मूले याद हो गए, हो जाने चाहिए अभी तक तो मेरे ख्याल से। रिंग का, एनुलर डिस्क का, ठीक है, इनकी पोटेंशियल याद कर लो, फील्ड तो उससे निकल जाएगी 1 मिनट में, क्योंकि पोटेंशियल याद करने की ज़रूरत है आपको। इसके लिए क्या याद करना है, ये अब इसका अंदर आप डेरिवेटिव लोगे, करली v बाई करली x, इसको कितनी देर लगेगी, इसका डेरिवेटिव लेना, जिनको डेरिवेटिव आता है 1/2 √x² प्लस r², 2x, 2 कैंसिल हो गया, और ये x बचा, इसमें भी x बचेगा, x कॉमन लेके बाहर चला गया, ऊपर x नहीं है बाहर, 1 ही मिनट तो लगेगा। तो आप पोटेंशियल की एक्सप्रेशन याद रखो, इससे डिस्क का बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो आई डोंट नो, किसी में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन नॉट से कि ये आएगा नहीं आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल और फील्ड के फॉर्मूले, एक इसमें मुश्किल फॉर्मूला है जो कि मुझे लगता है कि जिसके आने का चांस कम है, वो ये वाला है, थिक स्फेरिकल शेल। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, पर याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, बट बाकी आपको याद डेफिनेटली करने चाहिए,
ठीक है। चलो अब इसमें ये सैटेलाइट्स वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सैटेलाइट्स के भी पहले इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, सभी को मालूम है बेटा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम अच्छे से कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक केस में भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू हो जाओ। अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, दोनों फ्री टू मूव हैं, या ऐसे कर लो उनमें से एक को फ्री टू मूव मान लो, एक को आप पकड़ के रखो, मान लो M2 इज़ फ्री टू मूव। तो अगर मैंने M2 को यहाँ पर रेस्ट से रिलीज़ किया, थोड़ी देर के बाद M2 यहाँ आ जाएगा, M1 तो फिक्स्ड है। तो M2 में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कहाँ से आ रही है ना। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन दी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेयर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2 कम फ्रॉम, यहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ से स्पीड बढ़ेगी उसकी। तो जब ये M2 का डिस्टेंस M1 से D डैश हो जाएगा, मान लो D डैश इज़ D/2 या D/4 कुछ भी हो सकता है, तो M2 में जो काइनेटिक एनर्जी है, कौन सा इसमें डीजल जला है, ठीक है, वट रुपीज़ पर लीटर, ठीक है, तो कौन सा इसमें फ्यूल खर्च हुआ है कि इसके अंदर इतनी तेज़ दौड़ने लग गया M2, ठीक है, बिकॉज एनर्जी स्पेंड होगी तभी तो किसी चीज़ में एनर्जी आएगी ना, कहीं एनर्जी यूज़ होगी, कहीं की एनर्जी कहीं ट्रांसफ़र होगी, तो किसी और चीज़ की एनर्जी M2 में आ सकती है, पर यहाँ पे तो किसी चीज़ की एनर्जी नहीं है M2 में, किसी चीज़ की एनर्जी का स्कोप नहीं है। तो वेयर डज द काइनेटिक एनर्जी कम फ्रॉम इन M2, तो उसके लिए हमने क्या कंसेप्ट बनाया कि M1 और M2 जब यहाँ पे थे पहले, ये यहाँ नहीं है M2, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कॉन्जर्वेटिव सिस्टम है, जो हमने कंसेप्ट कई बार रिपीट कर लिया, इलेक्ट्रिक केस में भी किया था, एक बार फिर से उसका आर्ग्यूमेंट सुनो। तो वेन एवर यू हैव अ कॉन्जर्वेटिव सिस्टम, देन देर कैन बी डिफरेंट कन्फिग्रेशन ऑफ द कॉन्जर्वेटिव सिस्टम। जब M1 M2 यहाँ पे है, वो कॉन्जर्वेटिव सिस्टम की एक कन्फिग्रेशन है, जब M2 यहाँ आ जाएगा वो कोई और कॉन्फ़िगरेशन है, जब M2 यहाँ आ जाएगा तो कोई और कॉन्फ़िगरेशन है। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ दिस कंजर्वेटिव सिस्टम। अब जब M2 फाइनली यहाँ पे आ गया, वो इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो कहाँ से इसमें एनर्जी आई है वो एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि एवरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम, उसके साथ एसोसिएटेड कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। नहीं, हर कॉन्फ़िगरेशन के साथ एसोसिएटेड कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो आपको पहले से मालूम है कि व्हाट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कॉन्फ़िगरेशन। पहले हमें एक कॉन्फ़िगरेशन को, ये यहाँ लिखा हुआ है सारा, पढ़ लेना आप बाद में नोट से, ठीक है। वैसे तो आपने इलेक्ट्रिक केस में किया था तो आना चाहिए, बाकी यही हम 11th में भी करते हैं वर्क एनर्जी के चैप्टर में, तब थोड़ा ज़्यादा रिवील अच्छे से होता ही है जब वर्क एनर्जी कर लो। अभी तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम बेसिक में करते हैं इसको। एवरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम इज एसोसिएटेड विद अ पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हम किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं, और रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन को हम पोटेंशियल एनर्जी की 0 वैल्यू दे देते हैं। उसके बाद हम सिस्टम को रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाते हैं, और ऐसा करने में जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है उसका वर्क निकालते हैं, और फिर जो नेगेटिव ऑफ दिस वर्क है उसको हम डेल्टा यू के इक्वल पुट करते हैं। अब ये आपको पता चलना चाहिए, देखो, नहीं तो फिर वर्क एनर्जी वाला चैप्टर में इसको अच्छे से करेंगे, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने का, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बेसिकली डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की एक तरीके से, ठीक है। दिस इक्वेशन इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लास्ट स्टेप में जो लिखा हुआ है। तो जैसे अब यहाँ पे ये आपके पास एक सिस्टम दिखाया है इन्होंने, ठीक है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या आएगा, इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो हमने ये पहले इलेक्ट्रिक केस में भी किया था, है ना। इस सिस्टम के सारे मासेस को आप मान लो वो इन्फिनिटी पर है। अब बारी बारी से इसके मासेस को लेकर आओ, पहले आप फर्स्ट मास को लेके आओगे इन्फिनिटी से और यहाँ पे प्लेस करोगे। ऐसा करने में कितना वर्क डन हुआ, 0 आएगा वर्क डन, क्योंकि जब आप M1 मास को ला रहे हो तो किसी और मास की फील्ड में नहीं लेके आ रहे। फिर आप M2 मास को इन्फिनिटी से लेके आओ और इसको लाने में कितना वर्क डन हुआ वो लिख दो। फिर M3 मास को इन्फिनिटी से लेके आओ, फिर जो ये कौन सा वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्क डन। सपोज M1 मास को आप इन्फिनिटी से लेके आए तो उसको लाने में तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 है। अब M1 को आपने यहाँ पे लाके फिक्स कर दिया, अब आप M2 को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे कितनी है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे इतनी, मान लो ये डिस्टेंस कुछ भी ले लो, ए ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो अभी, ठीक है। तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतनी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है, इस पॉइंट पर अगर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ M1 एट दिस पॉइंट स्टैंड्स फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट मास, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस लोकेशन, है ना, इन अ क्वासी-स्टैटिक मैनर। तो अगर ये यूनिट मास को लाने का वर्क डन है, M2 को लाने का वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको M2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। अब ये दो मासेस यहाँ पे आ गए, अब टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे कितनी आ जाएगी,
इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर मान लें, इसकी आ जाएगी इतनी और इसकी आ जाएगी इतनी, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पर आ गई। अब m3 को जब हम ए पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो m3 को लाने का वर्क आ गया, इसको m3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो W1 0 था, W2 इतना था, W3 इतना आ गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या चीज़ ऑब्जर्व होगी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक केस में कहा था, किसी भी सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या करते हैं, हम पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। अगर n मासेस हैं सिस्टम में तो कितने पेयर्स बनेंगे, n इंटू n-1/2, यानी कि अब इसमें 3 है तो इसको अगर इनको 3 ले लोगे तो 3 पेयर्स बनेंगे। तो पहला पेयर क्या आएगा, उसमें m1 m2 होंगे, दूसरे पेयर में m1 m3 होंगे, थर्ड पेयर में m2 m3 होगा, और इन सब के बीच में डिस्टेंसेस, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा। अभी इस केस में तो a ही है तीनों, वरना यहाँ पे r12 लिखना है, r13 लिखना है, r23 लिखना है, और बाहर आ जाएगा -g, ठीक है। तो आपके पास सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सिमिलर आर्टिकल 11th की एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। अगर हम सोचते हैं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो ठीक है, अच्छी बात है, फिर हम ये चीज़ जब अगर गलती से क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने तो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दी हुई हैं। और एक बड़ा अच्छा केस जो है वो ये है, एनसीईआरटी की बुक में ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है अलग से। ये मान लो अर्थ सरफेस है, अब अर्थ के मास को इतना ले लो और अर्थ के रेडियस को इतना ले लो, एंड लेट अस सपोज वी आस्क कि अगर हम यहाँ पे एक पार्टिकल रखते हैं m मास का, तो इस सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो आपको मालूम है कि जब हम अर्थ और पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, अर्थ प्लस पार्टिकल को एक सिस्टम मान लो, तो जब ये पार्टिकल इन्फिनिटी पर है, जब ये पार्टिकल इन्फिनिटी पर है, हम उसको रेफरेंस कन्फिग्रेशन मानते हैं, रेफरेंस कन्फिग्रेशन ऑफ दिस सिस्टम, और रेफरेंस कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी को कितना लेते हैं, 0। और जब ये मास यहाँ इन्फिनिटी से इधर आ गया, ये इन्फिनिटी नहीं थी तो बीच का पॉइंट है, इन्फिनिटी तो वेरी फार ऑफ, तो जब ये पार्टिकल अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, किसकी बोल देते हैं मास की, पर वो होती सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपको ये सेम प्रोसीजर है कि आप व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग m फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। अब अर्थ की पोटेंशियल यहाँ पे कितनी है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस के पॉइंट पर इतनी है, और m मास को इन्फिनिटी से लाओगे, ठीक है, तो ये तो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है अर्थ की वजह से सरफेस के पॉइंट पे। इसको अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देन दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्मॉल m मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। तो अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आनी चाहिए, -g स्मॉल m कैपिटल me अपॉन r, ये पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए। और h हाइट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए, जिसको छोटी क्लास में हम mgs लेते हैं, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए -g स्मॉल m me अपॉन re प्लस h, ये पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए। तो मतलब सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को इतना कब लेंगे, अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ पर है, जब मास स्मॉल m इन्फिनिटी पर है, तब मास m को सरफेस ऑफ अर्थ पे रखने की बाद पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी मास m की, या फिर इसको बोलना चाहिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। आने का समझ में, बिल्कुल ही ईजी है। तो ये वाली एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस समझो। और अगर आपके पास सिर्फ 2 पार्टिकल सिस्टम है, m1 और m2, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, -g m1 m2 अपॉन जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है a, व्हाटएवर इज द डिस्टेंस। तो 2 पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। आएगा ये समझ में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को समझना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। तो वो आप उसके लिए थोड़ा सा एक बार ध्यान से कर लेना, अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो समझ में आएगी आपको, फिर पूछ लेना। ओके, तो आप देखना बेटा ये वाला रिजल्ट है, ये कब यूज़ करते हैं हम इसको, वर्क एनर्जी में 11th में काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। तो अगर किसी भी सिस्टम में कॉन्जर्वेटिव फोर्स के अलावा कोई और फोर्स वर्क नहीं कर रही है, मतलब इसी को ले लो आप, इसी सिस्टम को ले लो, ये मासेस पहले यहाँ थे इनिशियल स्टेट, और बाद में यहाँ पे आ गया ये मास फाइनल स्टेट। तो ये सिस्टम की फाइनल स्टेट है, ये सिस्टम की इनिशियल स्टेट थी। तो सिस्टम हैज़ चेंज्ड, बट अगर m2 मास जब यहाँ से यहाँ आ रहा है, अगर कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है किसी भी किस्म की, ना एयर में फ्रिक्शन है ना किसी सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन है, तो देन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज डूइंग वर्क। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क करती है तो हम ये वाला रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। नहीं, जब सिस्टम यहाँ था तो उसकी टोटल एनर्जी थी ui प्लस ki, और जब वो यहाँ पे आ गया तो सिस्टम की टोटल एनर्जी है uf प्लस kf।
ठीक है, ये अगर आप जिन बच्चों को फिर वर्क एनर्जी आता है अच्छे से उनको मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम है ये, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है ये, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। अब वो कैसे आता है उसके लिए फिर आप एक बार वर्क एनर्जी के चैप्टर को ध्यान से सुनना और उससे फिर अच्छा से समझ में आता है और भी ज़्यादा। बाकी ये भी आप याद कर सकते हैं, वेन एवर देर इज़ अ कॉन्जर्वेटिव सिस्टम, वट इज़ अ कॉन्जर्वेटिव सिस्टम इन विच नो नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज और फ्रिक्शनल फोर्सेज आर प्रेजेंट, उसको कॉन्जर्वेटिव सिस्टम बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी कॉन्जर्वेटिव सिस्टम है और उस कॉन्जर्वेटिव सिस्टम में कोई भी नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स नहीं है, या आप ये कह लो कि जो इंटरनल कॉन्जर्वेटिव फोर्स है सिर्फ उसके अलावा और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रही है अगर मान लो, ठीक है, तो हम उस सिस्टम के लिए ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, सिस्टम इनिशियल स्टेट में था और अब सिस्टम फाइनल स्टेट में, तो जो टोटल एनर्जी थी उसकी EI टोटल मैकेनिकल एनर्जी और ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी टोटल, ये दोनों इक्वल आएंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जब हम अर्थ सरफेस से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं कि नहीं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट द हाईएस्ट पॉइंट, बिकॉज व्हेन यू थ्रो द बॉल अप वी आर एज्यूमिंग दैट एयर फ्रिक्शन इज एब्सेंट एंड द ओनली फोर्स विच इज डूइंग वर्क इज द कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आ जाएगा बेटे समझ में, बिल्कुल ही आसान है। अब ये सिंपल से आइडियाज़ हम आगे यूज़ कर सकते हैं। देखो सैटेलाइट का टॉपिक थोड़ा ईजी है, ठीक है, थोड़ा सा NCERT में भी पढ़ना, एक दो पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं लो अर्थ सैटेलाइट और सैटेलाइट्स के यूजेस के बारे में, ठीक है, शायद आप लोगों ने सुना होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, ठीक है, तो जैसे वो कम्युनिकेशन यानी कि TV चैनल्स के ट्रांसमिशन वगैरह में यूज़ होती है। तो सैटेलाइट का बेसिक मीनिंग क्या है, सैटेलाइट बेसिकली मीन्स अ स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट, अ स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट, स्मॉल मीन्स स्मॉलर साइज ले लो, स्मॉल नहीं तो स्मॉलर साइज, ठीक है, विच रोटेट्स अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट। जैसे ये एक स्मॉलर साइज्ड ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर साइज का मतलब सिर्फ साइज कम नहीं है, इसका मास है ना, इसका मास इसके मास से कम है। तो जैसे ये अर्थ है, ये सन है, तो अर्थ इज़ लाइक अ सैटेलाइट ऑफ द सन, ऑल्दो अर्थ को प्लैनेट बोलते हैं, उसके लिए एक स्पेशल टर्म रख दी। तो व्हेन अ स्मॉलर साइज बॉडी रोटेट्स अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अ बिगर साइज बॉडी, ठीक है, देन दिस स्मॉलर साइज बॉडी इज कॉल्ड एज द सैटेलाइट ऑफ द बिगर बॉडी, ठीक है। जैसे मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, आपको मालूम है अर्थ के भी सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो हम लॉन्च करते हैं अपने यूज़ के लिए, जैसे वेदर फोरकास्टिंग या नेविगेशन समझते हो ना, एयरक्राफ्ट्स को रास्ता दिखाने के लिए एक सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स यूज़ कर सकते हैं उसको, लेकिन अब वो बेसिकली रेडार सिस्टम्स भी उनसे कनेक्टेड होते हैं, तो नेविगेशन बोलते हैं उसको, मतलब टू नो द पाथ, किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। तो सब एवरीथिंग इज़ नाउ कनेक्टेड विद सैटेलाइट्स, वेदर फोरकास्टिंग और भी कई सारी एप्लीकेशन है, फॉरेस्ट फायर्स देखना, सर्च एंड रेस्क्यू, कई सारी एप्लीकेशन हैं, ठीक है। और अभी तो शायद मॉडर्न टाइम्स में हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, मतलब इंटरनेट का जो ऑप्टिकल फाइबर से डेटा ट्रांसमिशन है उससे ज़्यादा हाई स्पीड से शायद सैटेलाइट से और भी ज़्यादा फास्ट डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड्स अचीव हो जाएंगी मे बी इन फ्यूचर, तो वो तो आगे फ्यूचर यूज़ आएगा। तो लेकिन आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सैटेलाइट्स को स्टडी करते हैं, देखो ये एनालिसिस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप नासा की वेबसाइट ही खोल के देख लेना उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, तो काफ़ी सारी डिटेल्स भी हो सकती हैं इसमें। लेकिन हमको पहले सिंपली ये एज्यूम करना है कि जो सैटेलाइट है, मान लो यदि वो एक बिगर साइज बॉडी के अराउंड अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ज़रूरी नहीं कि सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मूव करे, इलिप्टिकल में भी मूव कर सकती है, पर अभी हम क्या एज्यूम करें कि जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और वो भी कॉन्स्टेंट स्पीड से। तो जब कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में चलती है तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड वन ऑर्बिट, अगर इस ऑर्बिट का रेडियस है a तो इतना टाइम लगेगा इफ़ v इज़ द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इन इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अब आपको मालूम है कि जब कोई भी चीज़ को अगर सर्कल में चलाना है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से, अगर इतनी स्पीड से इतने रेडियस के सर्कल में अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है कांस्टेंट स्पीड से, तो आपको सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। कितनी फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ? इतनी फोर्स चाहिए, इतनी वैल्यू की फोर्स। तो क्या कोई ऐसी इतनी वैल्यू की फोर्स लग रही है इसमें? वो फोर्स है ग्रेविटी की फोर्स, ठीक है, वो ग्रेविटी की फोर्स है। तो इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, मतलब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज इफ यू वांट टू मूव दिस पार्टिकल with a speed v in a circle of radius r, then the force has to be equal to this, ठीक है, and toward the center of the circle। फोर्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन इतनी होनी, इसी तरफ होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकती फोर्स की डायरेक्शन, ऐसे इसलिए नहीं होगी
कि फोर्स ऐसी डायरेक्शन करने से सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ऐसे डायरेक्शन फोर्स के करने से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सर्कुलर मोशन तो पॉसिबल है ऐसे करके होना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर में फोर्स की डायरेक्शन ये होती है, ठीक है, क्योंकि अगर फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी फिर तो एक कंपोनेंट फोर्स का इस तरफ आ गया, एक इस तरफ आ गया, अब ये वाला कंपोनेंट तो स्पीड को चेंज कर देगा, ठीक है, फिर यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। तो हम एजम्पशन कर रहे हैं इसमें कि मोशन हैपन्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब इससे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। ये याद रखना पड़ेगा आपको एट एनी कॉस्ट, √gm/r। ये फॉर्मूला जरूर याद रखो, सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड। फिर सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिट में वो भी आ जाएगा, ½ m, इसका स्क्वायर कितना आएगा, कैपिटल M g कैपिटल M ½ mv², ये, ठीक है। तो ये आपको अगर ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला याद है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट का फॉर्मूला भी आ जाएगा। अच्छा, फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी सैटेलाइट की, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन a, ठीक है, क्लियर है। और आप देखो अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -2 से, -2 टाइम्स k, तो मेरे पास वो आएगा u, ये याद रख लेना। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितनी है k, और काइनेटिक कितनी है माइनस, ऐसे ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज -u/2, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये u। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, u/2, और u कितना है -gmm अपॉन a, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 है, ये टोटल एनर्जी है। तो मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, मेन चीज़ आपको ऑर्बिटल स्पीड याद रखनी है, उससे काइनेटिक एनर्जी 1 सेकंड में आ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही gm1 m2 अपॉन r होती है, और टोटल एनर्जी आपको पता चल जाएगा। ये रिजल्ट भी आपके माइंड में फ्लैश करेगा, तो एकदम से ना ये याद आ जाएंगे ऐसे करने। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे, t² = 4π² अपॉन gm × a³, ये याद रखना चाहिए हमें हमेशा। ये कैसे आया, जो हमने ऑर्बिटल स्पीड निकाली है इसको हम इसमें डाल देते हैं, जो ऑर्बिटल स्पीड निकाली है इस रिजल्ट को इसमें डाल दो, 2π अपॉन √gm, ये a⁻³ (3/2). तो कई लोग इस रिजल्ट को ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको याद रखना है, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एनी सैटेलाइट विच मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ बिगर साइज्ड बॉडी अंडर इट्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ये कांस्टेंट है, इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द प्लैनेट, या फिर एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द बिगर बॉडी। ये वही है बेसिकली, t² इज प्रोपोर्शनल टू a³, जैसे हमने केपलर्स लॉ में देखा था, उसी तरीके की फॉर्म है, पर ये कोई उसका प्रूफ नहीं है, ये याद रख लेना आप, ठीक है। t² इज प्रोपोर्शनल टू a³। तो इसमें हम सारे एजम्पशन में क्या, सारी चीज़ में क्या एजम्पशन कर रहे हैं कि सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अगर सैटेलाइट इलिप्टिकल पाथ में चलेगा तो फिर वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलेगा, ठीक है। प्लैनेट कैन बी एट द फोकस, ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट सबसे पास है प्लैनेट से, यहाँ पे सबसे दूर है, तो जो प्लैनेट सैटेलाइट की सबसे दूर की पोजीशन होती है उसको बोलते हैं एपोजी, और जो सैटेलाइट के सबसे पास की पोजीशन होती है उसको पेरिजी बोलते हैं। जैसे प्लैनेट के अंदर व्हेन प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, ये एपहिलियन होता है और ये पेरिहिलियन होता है। तो सैटेलाइट्स कैन मूव अराउंड द प्लैनेट्स इन एलिप्टिकल पाथ्स ऑल्सो, वो ईजी एनालिसिस, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, अगर ये अर्थ है, जैसे यहाँ पे अर्थ दिखाई हुई है और ये अर्थ का इक्वेटर है, तो ये जो ऐसे हम स्लाइस कर दें, अगर बीच में से ऐसे काट दें बड़े से ब्लेड से, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो इक्वेटोरियल प्लेन में ही चलती है, मतलब ये इक्वेटर के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने सैटेलाइट को यहाँ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। यू जस्ट लोकेट द सैटेलाइट एट सम हाइट h above the surface of the earth and this satellite moves around the earth like this। अब मान लो ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, अब मान लो अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड है, अगर सैटेलाइट की भी वही स्पीड है, तो अर्थ मान लो मेरे नाखून के ऊपर है यहाँ पे, अब अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड है, अगर सैटेलाइट की भी वही एंगुलर स्पीड है, तो सैटेलाइट जिस पॉइंट के ऊपर आपने उसको लोकेट किया है, ठीक है, ऑर्बिट में, उसी पॉइंट के ऊपर रहेगी। सो अर्थ के इक्वेटर के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लोकेट कर सकते हो। ये ध्यान रखना चाहिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ओके मीन्स जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट के ऊपर। तो बेसिकली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मीनिंग तो यही है, अ सैटेलाइट विच रिमेन्स एट रेस्ट relative to a अर्थ पॉइंट। तो जिस पॉइंट के ऊपर आपने सैटेलाइट को लोकेट किया, उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में सैटेलाइट रेस्ट के ऊपर है,
ठीक है, क्योंकि जब वो पॉइंट मूव कर रहा है तो सैटेलाइट भी वैसे ही मूव कर रही है उसी तरीके से। एंगुलर स्पीड इज सेम, ठीक है, मतलब जिस सेंस में आप समझ रहे हो ना, क्योंकि वो हमेशा उसके ऊपर ही रहेगा। तो अगर ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये सैटेलाइट पीछे रह जाए और ये पॉइंट आगे चले जाए, ये दोनों एक साथ ऐसे घूमते रहेंगे, ठीक है। तो उस सेंस में ये जियो स्टेशनरी है। तो पढ़ लेना आप ये सारा पॉइंट। तो जब ये वाला पॉइंट 24 घंटे में पूरा चक्कर काट लेगा, मीन्स टाइम पीरियड ऑफ दिस पॉइंट ऑन दी अर्थ सर्फेस, तो अर्थ सर्फेस के ऊपर कोई, अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई जगह है ना, तो सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड उतना ही आ जाएगा। तो एंगुलर स्पीड ऑफ दिस एंड एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, इट इज़ द सेम, ठीक है। अब ये वाला जो रिजल्ट था t² इज इक्वल टू 4π² अपॉन gm इंटू a³। अब a क्या है? a इस सैटेलाइट का रेडियस है, सेंटर ऑफ द अर्थ के अराउंड वो कितने रेडियस में चल रही है, वो a है इस फॉर्मूले में। तो हमको ये क्वेश्चन आता है ना, हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, re प्लस h, ठीक है। तो जब आप इसमें re प्लस h डाल दोगे और उसके बाद फिर आगे तो क्यूब रूट लेना है दोनों साइड पे, इसका क्यूब रूट लोगे नहीं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली एक्सप्रेशन से। तो ये सब आपने यहाँ पे t² को इधर लिख दिया, फिर क्यूब रूट ले लिया इसका, नहीं, ये उधर चला गया gme अपॉन t² और 4π² नीचे आ गया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। इसमें सारी वैल्यूज़ आपको मालूम है, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आती है। अगर आप चाहते हो कि कोई सैटेलाइट अर्थ के किसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में उसके सर के ऊपर ही रहे, तो आपको उसको इतनी हाइट के ऊपर लोकेट करना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं डाल सकते कि मैं यहाँ पे भी सैटेलाइट डाल दूँ, यहाँ पे भी। बाकी कुछ सैटेलाइट ऐसी होती हैं जो अर्थ सरफेस से बस 700, 800, 900 किलोमीटर ऊपर ही चलती हैं, वो इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं। कुछ ऐसे पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं लो अर्थ सैटेलाइट्स, ठीक है। लो ऑर्बिट मतलब अर्थ के साथ स्मॉलर ऑर्बिट्स में वो मूव करती हैं, उनके भी अलग अलग पर्पसेस होते हैं, ठीक है। कुछ जैसे स्पाइंग के लिए यूज़ होती हैं, रिकॉनेसाइंस सैटेलाइट्स बोलते हैं उनको, मतलब एनिमी कंट्रीज़ के ऊपर स्पाइंग के लिए जैसे यूज़ होती हैं। और भी कई सारे स्टडीज़ करते रहते हैं, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड स्टडीज़ करते रहते हैं, एटमॉस्फेरिक साइंसेज वाले स्टडीज़ करते रहते हैं, वो उन सैटेलाइट के डेटा को यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको मैंने बताया भी था कि अगर कोई सैटेलाइट मान लो अर्थ सर्फेस के बिल्कुल पास में ही मूव कर रही है तो उसका टाइम पीरियड इतना आता है, तो इसी से पता चल जाएगा। अगर मैं इसमें h को 0 कर दूं, इफ़ आई रिड्यूस h टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4π² re अपॉन gme, ये बन जाएगा। अगर मैं इसमें h को 0 कर देता हूँ तो अब इसमें देखो, ये re को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पे भी एक re लिखता हूँ और ये r² करता हूँ, तो ये स्मॉल g आ जाएगा, स्मॉल g, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ऐसे, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। ये रेडियस ऑफ, ये उल्टा कर दिया हमने, है ना, एल अपॉन जी, ठीक है, सही है। रेडियस ऑफ द अर्थ कर दो इसको, रेडियस ऑफ द अर्थ। इससे h को 0 करना, t², 4π² gme और re³ ठीक है। अब ये re² तो नीचे आ गया और यहाँ पे re रह गया, क्यूब था ना, स्क्वायर नीचे कर दिया हमने। अब ये पूरी चीज़ क्या है, ये स्मॉल g है, स्मॉल g। अब इसके अंदर अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। ये मैंने SHM में बताया था आपको, 84.6 मिनट्स के करीब आती है ये वैल्यू। ये इसके अंदर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 84.6 मिनट्स आता है। तो लो अर्थ सैटेलाइट, ठीक है, या लो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स मूव करती हैं उनका टाइम पीरियड अराउंड 84.6 मिनट्स के आसपास होता है, ठीक है। ये वैल्यू 2π√re अपॉन g, ये आप कर लेना एक बार, NCERT से पढ़ना, उसमें दिया हुआ ये, ठीक है। बेसिकली एक बार NCERT की बुक को आपको देख लेना चाहिए, उसमें बैक एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास मोस्टली सैटेलाइट, ये एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें से सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। एस्केप वेलोसिटी का मैं आपको बता देता हूँ, आई थिंक आप लोगों को आता ही होगा बेटे। देखना डेफिनेशन क्या लिखी है, द मिनिमम वेलोसिटी टू बी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ प्लैनेट एंड एस्केप्स इनटू स्पेस। मतलब अगर ये कोई भी प्लैनेट है, इस प्लैनेट के ऊपर से हमें एक ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंकना है, स्पेस में फेंकना है, ठीक है। तो कितनी कम से कम स्पीड से हम इसको स्पेस में फेंक सकते हैं, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ थिंग सो दैट इट डज नॉट। अब जैसे हम अर्थ सरफेस से किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो स्पेस में चली जाती है कि नहीं, कहाँ जाती है, आपके सर के ऊपर ही आके गिरेगी ऐसे। अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो और स्पीड से फेंकोगे तो और ऊंचाई तक जाएगी। अब उसको इतनी स्पीड से फेंकना है कि वो वापस ही ना आए, तो कितनी कम से कम स्पीड से हम उसको ऊपर थ्रो करें ताकि वो वापस ही ना आए,
ठीक है। तो अर्थ के एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि अर्थ के सरफेस से किसी भी तरीके से हम अगर किसी प्रोजेक्टाइल को या सैटेलाइट को या बॉडी को थ्रो करते हैं तो उसको हम कितनी कम से कम स्पीड हमें देनी पड़ेगी ताकि वो वापस अर्थ के सरफेस पे गिरे ही ना। तो उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, या अब अर्थ के केस में निकाले तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कई सारे प्लैनेट्स का ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, तो क्योंकि उस प्लैनेट के ऊपर जो गैसेज हैं उनके मॉलिक्यूल्स की एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी उनके मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज वेलोसिटी है या आरएमएस वैल्यू वेलोसिटी की ले लो या एवरेज वैल्यू ले लो, वो उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। तो सारी गैसेज स्पेस में एस्केप कर गई। अब अर्थ से ऐसा नहीं हुआ, तो दैट इज़ वाई अर्थ इज़ कॉल्ड एज बायोस्फीयर एंड लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अर्थ से ही आता है, नहीं अर्थ के लिए या किसी और प्लैनेट के लिए भी निकाल सकते हैं। ये ऐसे अर्थ के केस में ऐसे आएगा, यहाँ 2 का फैक्टर भी आएगा। अब अगर मैं यहाँ स्क्वायर और यहाँ आर लिख दूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2g/r, और ये वैल्यू 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड आती है, नहीं s⁻⁻1। तो अर्थ के सरफेस से आप मिनिमम स्पीड से अगर किसी चीज़ को फेंकना चाहते हैं ताकि वो वापस आए ना, स्पेस में चली जाए, मिनिमम स्पीड, इतनी मिनिमम स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। इससे कम स्पीड से तो वापस अर्थ के सरफेस पे ही गिर जाएगी, ठीक है। अब उसकी डेरिवेशन है, ठीक है, तो कई तरीके से लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जो सबसे अच्छी डेरिवेशन है वो तो देखो अच्छी बुक्स में ही दी होती है। अच्छी वर्मा की बुक में काफ़ी अच्छी डेरिवेशन दी हुई है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट मैं सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में ही आपके लिए यूज़फुल हो जाए। तो इसको आप एक बार देख लो कि हाउ वी आर्ग्यू व्हाट इज़ द एस्केप वेलोसिटी फॉर लेट अस से अर्थ। बाकी किसी भी प्लैनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो फॉर्मूला है उसको। तो मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ है और यहाँ से आपने किसी m मास की बॉडी को, स्मॉल m मास की बॉडी को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और ये मैं h दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने मान लो इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम स्पीड दी है तो ये किसी ना किसी पॉइंट हाइट h के ऊपर जाके रुक जाएगा, ठीक है। किसी ना किसी हाइट के ऊपर जाके रुक जाएगा और फिर वापस गिर जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इसको मैं f पॉइंट बोलता हूँ और इसको मैं i पॉइंट बोलता हूँ, ये यहाँ पे रुका है या नहीं वो बात नहीं करते अभी, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, चाहे बॉडी में रुके या ना रुके। सपोज बॉडी और ऊपर जाएगी तो हम ये वाला रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, एज्यूमिंग दैट फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ui + k इज इक्वल टू uf + k। अब ui कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा, तो हम अभी डिराइव कर चुके हैं। और हमने इतनी काइनेटिक एनर्जी दी सैटेलाइट बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, और h हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, वो ये आ जाएगी, ये भी मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। और h हाइट के ऊपर स्पीड कितनी आ जाएगी सैटेलाइट की या बॉडी की, 12 mv², ठीक है। तो अब आपने ये एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इससे एस्केप वेलोसिटी कैसे आएगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो हम क्या करेंगे, हम v² वाली टर्म को एक तरफ रखते हैं, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको हमने दूसरी तरफ लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये वाला रिजल्ट आया। अब ध्यान से देखना, ये तो एक पॉजिटिव टर्म है, मतलब हम ये बात करते हैं कि बॉडी किस हाइट पर जाके रुकती है। v जहाँ पे 0 बन जाएगा बॉडी वहाँ पे रुक जाएगी, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 बन गई उस हाइट h के ऊपर जाकर बॉडी रुक जाएगी जहाँ पे v वेलोसिटी 0 बन गई। अब लेट अस आस्क कि इसमें ये वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन ये वाली जो टर्म है, इन दोनों का जो इसमें माइनस साइन है, ये नेगेटिव टर्म है। वेलोसिटी को 0 करने के लिए जब कोई भी चीज़ को हम ऊपर थ्रो करते हैं बॉल को और वो रुक जाती है, तो वो रुकती क्यों है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव टर्म है। ये वाली टर्म जब तक नेगेटिव नहीं होगी तब तक रुकेगी नहीं ना बॉडी। तो मान लो इसकी वैल्यू है -4, इसकी वैल्यू है -4, ठीक है। तो और जब जिस हाइट के ऊपर जाके इसकी वैल्यू 4 बन जाएगी वहाँ पे भी 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ को रोकने में यही तो कंसेप्ट है। आपने ऊपर थ्रो किया, बॉडी किसी हाइट पे जाके रुक गई। अब आपने और ज़ोर से थ्रो किया तो किसी और ज़्यादा हाइट पे रुक गई, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। अब ये वाली टर्म हाइट के साथ, ये तो हाइट के साथ चेंज नहीं हो रही, तो कॉन्स्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को जिसको आपने थ्रो किया। ये अर्थ सरफेस के ऊपर मान लो इसकी वैल्यू है 8, थोड़ी और ऊंचाई पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 7, और ऊंचा जाएगी तो 5, फिर और ऊंचा जहाँ पे इसकी वैल्यू 4 बनेगी वहाँ पे -4 और +4 0 हो जाएगा। उस हाइट h के ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे रुक जाके बॉडी रुक जाएगी और वापस गिर जाएगी। अब इफ़ वी वांट दैट द बॉडी शुड नॉट स्टॉप एट एनी हाइट h, ये टर्म क्या करती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो ये कम होती रहती है, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों की बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे बॉडी रुक जाती है। तो अब मान लो ये वाली टर्म जो पहली वाली टर्म है, ये अगर मान लो हम चाहते हैं कि v कहीं 0 ही ना हो, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब ये टर्म नेगेटिव ही ना हो। मतलब अगर ये टर्म
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, देन दैट विल इंश्योर दैट वी डज नॉट बिकम 0 एट एनी फाइनाइट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब इसमें मिनिमम करने के लिए यहाँ पे हम इक्वल टू करते हैं, मिनिमम करने के लिए, तो फिर उससे आपके पास डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला आ जाता है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है, ये रिजल्ट आ जाता है, हाफ mu² माइनस जी, इससे ही आ जाएगा रिजल्ट। एस्केप वेलोसिटी अंडर द रूट 2g मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, में सब एज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, ये सब मान के चल रहे हैं, और इसी को हम अंडर रूट 2g भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे, वेयर g इज़ 9.8 यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये ज़्यादा अच्छी एक्सप्रेशन है, जिस प्लैनेट के ऊपर g की वैल्यू 9.8 नहीं है, और इसी में वैल्यूज़ डालेंगे तो अब कई बार एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम H.C. वर्मा की बुक में बड़े अच्छी लैंग्वेज में दिया हुआ है कि अगर आप किसी बॉडी को एस्केप स्पीड से ज़्यादा स्पीड दे के प्रोजेक्ट करते हो अर्थ सरफेस से, आपने अर्थ सरफेस से एक बॉडी को थ्रो किया, उसकी स्पीड आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा कर दी, तो जब वो स्पेस में पहुंच जाएगी, स्पेस का मतलब क्या है, इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब है दैट वी हैव टू एज्यूम दैट द बॉडी इज अवे फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड एनी अदर प्लैनेट्स, इंटरस्टेलर स्पेस, तो वहाँ पे उसकी स्पीड कितनी आएगी, ठीक है। तो अगर आप यूज वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो तो वहाँ पे उसकी स्पीड इतनी आती है, ये रिजल्ट है, इतनी स्पीड से आपने थ्रो किया और इतनी एस्केप स्पीड है। अब ये रिजल्ट सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ जाएगा, UI + KI इज इक्वल टू UF + KF, तो बहुत दूर जाने के बाद UF तो 0 ही हो गया, और KF हाफ mv², यही स्पीड हमें फाइंड करनी है, स्पीड इन इंटरस्टेलर स्पेस, और अर्थ के सरफेस के ऊपर UI इतना है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी आपने इतनी दी है U, जो हमने इनिशियल स्पीड से थ्रो किया। अब इसी में आपने सारे टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, मतलब ये स्मॉल m कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2 यहाँ से चला गया, ये 2 आ गया, ठीक है। अब ये 2gm/r क्या है, एस्केप स्पीड का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा -uv², और ये u² इज इक्वल टू v², तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा समझ में। तो मतलब अगर आप एस्केप स्पीड से ज़्यादा स्पीड से किसी चीज़ को थ्रो करते हो तो स्पेस में उसकी कितनी वेलोसिटी होती है, इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। इंटरस्टेलर मीन्स इन बिटवीन द स्टार, इंटर मीन्स इन बिटवीन, स्टेलर मीन्स स्टार, तो इन बिटवीन द स्टार्स। तो बेसिकली वो बोलने का तरीका है कि ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से दूर चली गई है वो अर्थ के भी और बाकी सब चीज़ों के भी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ सबको मालूम है, देखना ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि ग्रेविटेशन में भी गॉस लॉ की फॉर्म आती है ना, ये कैसे वर्क करता है आपको मालूम है, ठीक है। देखो अगर मैं सिंपली एक पॉइंट मास के लिए सोचूं, एक पॉइंट मास है मेरे पास, यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्फीयर पे रखा है, और ये सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर हमें सरफेस इंटीग्रेशन करनी है, तो हम इस मास की इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो अभी हम पॉइंट चार्ज ले लेते हैं पॉजिटिव, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड और अदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, E/ds cos 0, अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव से कंपेयर कर सकते हैं चाहें तो, पर अभी ले लो पॉजिटिव, ठीक है। तो cos 0 क्या आएगा, cos 0 इज़ 1, और E कितना होता है, पॉइंट चार्ज की E, अगर ये डिस्टेंस है r, तो KQ/r² ds, और KQ तो कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, और ds क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ds 4πr², तो r² कैंसिल हो गया, और k की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0, जब इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो 1/ε0, और ये आ जाएगा। अब यही चीज़ अगर हम एक मास के लिए करना चाहते हैं, मतलब सपोज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपको ये वाली एक्सप्रेशन नहीं लिखता, और मैं आपसे पूछता हूँ कि गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन क्या बनेगा, तो गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन बनाने के लिए हमको यही वाली कैलकुलेशन करनी है दोबारा से, लेकिन अब मास के साथ करनी है। मास के साथ कैसे करेंगे, आप ये वाला टर्म ले लो, देखना एक बार ये डायग्राम बना लेते हैं। ये गॉसियन सरफेस है और ये एक पॉइंट मास है, और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ds वेक्टर तो आउटवर्ड्स होती है और Eg वेक्टर ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ होती है। तो अगर मैं ये वाली कैलकुलेशन करता हूँ Eg डॉट प्रोडक्ट विद ds, तो ये कितना आएगा, Eg का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड cos ऑफ पाई, क्योंकि इनके बीच में क्या एंगल है 180 डिग्रीज। अब Eg तो कांस्टेंट है पूरे सरफेस के ऊपर, cos पाई भी -1 है, इंटीग्रल ds से क्या आएगा 4π रेडियस का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा Gm/r²। अब ये r² कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया -4πg, और ये आएगा मास इनक्लोज्ड। तो ये वाला फॉर्मूला है -4πg मास इनक्लोज्ड, दिस इज कॉल्ड एज गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन, इसका अगर यूज़ होता है तो ठीक है। अगर कंपटीशन में अच्छा करना है तो ये सारे रिजल्ट, जैसे आप इसमें एनुलर डिस्क का याद रखो,
उससे डिस्क सब याद हो जाएगा। रिंग का तो वैसे ही याद हो जाता है, उसको तो याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसमें थिन स्फीयर या यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ये तो बहुत ईजी रिजल्ट्स हैं। इनके अंदर पोटेंशियल आपको बड़े इजीली और ग्रेविटेशनल फील्ड बड़े इजीली याद हो जाएंगी। इसी के अंदर थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, -gm/2r³ ब्रैकेट में 3r² - स्मॉल r²। तो ये याद रखनी है आपको फॉर्मूले।